नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूं जिससे पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। आज कोविड-19 के चलते हुए हमारे सभी भाई बहन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इस महामारी से ग्रसित हैं, और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे वर्ल्ड में हर आदमी कहीं ना कहीं से इससे इफेक्टेड हुआ है। चाहे वो इकोनॉमिकली हुआ हो, चाहे वो मतलब हेल्थ वाइज हुआ हो, सोशली हुआ हो, मेंटली हुआ हो, हर आदमी कहीं ना कहीं इस बात से परेशान है। भारत में इस महामारी का दूसरा दौर बहुत भयावह रहा। बहुत ही लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बहुत लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा, बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा भी हुआ। और यही सब चलते हुए शहरों में, जो बड़े शहर थे, महानगर थे, वहां तो कम से कम सरकारों की मैं समझता हूं कि थोड़ी तत्परता से या एफर्ट से इस बीमारी पे कहीं ना कहीं किसी हद तक कंट्रोल पाया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये बीमारी अब गांवों में फैल गई है। भारत के जो गांव हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जहां लोगों को बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है, या यूं कहिए कि वहां डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा एक्यूट कमी है, या यूं कहिए कि वहां पर जो बेसिक जो नीड्स हैं मेडिकली वो पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में इस बीमारी का, इस महामारी का गांवों में फैल जाना एक चिंता का विषय बना हुआ है। और वो चिंता केवल भारत के लोगों को नहीं है। भारत के जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, जो लोग विदेशों में रह के वहां अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और खास तौर से मेडिकल लाइन के लोग, उन लोगों के लिए भी ये एक चिंता का विषय है। ऐसे ही कुछ लोगों को हमने बात की। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस महामारी से पीड़ित लोगों के प्रति बड़ी संवेदनाएं रखते हैं, बहुत उनके प्रति कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दूर बैठे हैं। लेकिन दूर बैठने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं। हम अपने भारतीय भाई बहनों के लिए जो एडवाइस दे सकते हैं, जो हम उनको सलाह दे सकते हैं, वो हम देंगे। और ऐसे में ही मैं आज आपकी मुलाकात और बातचीत कराऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो मेडिकल लाइन में अपने आप में एक स्टार है। उन्होंने इंडिया से एमबीबीएस किया बीवाईएमसी पुणे से, और जनरल मेडिसिन एंड रेजिडेंसी ऑब्लिक डीएनबी किया सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से। उसके बाद उन्होंने न्यूरोलॉजी रेजिडेंसी किया यूनिवर्सिटी ऑफ अराकानसस में, और उसके बाद मेडिकल अराकानसस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड न्यूरोसोलॉजी में, और उसके बाद फेलोशिप किया उन्होंने कैंसस यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज से। And now presently she is working as a consultant and attending neurologist at Conway Regional Medical Center, Arkansas, यूके। तो अमेरिका में बैठे हुए उनका चिंतित होना उनकी भारतीयता, उनके भारतीय प्रेम को दर्शाता है। मैं उनसे आज बातचीत करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उनकी बातचीत से, उनके जो एडवाइजेज हैं, उनसे लाभान्वित हों। खास तौर से मेरे वो लोग, मेरे वो भाई बहन जो गांवों में रह रहे हैं, जिनके पास मैंने जैसे बताया कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई अच्छा सलाहकार नहीं है मेडिकली उनको सलाह देने वाला। मैं वेलकम कर रहा हूं डॉक्टर भावना शर्मा का। डॉक्टर भावना शर्मा, आपने अपना प्रीसियस टाइम हमारे लिए दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुरू में ही धन्यवाद कर रहा हूं। और मैं सीधा सा एक सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं कि ये जो कोरोना है वायरस, इसका किस तरह से आदमी के ऊपर, इंसान के ऊपर इफेक्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, और कैसे हम लोग इसको डिटेक्ट करें कि हम कोरोना से पीड़ित है। आप इसमें थोड़ा सा हमें बताएं। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि गांव में इतनी अवेयरनेस नहीं है, गांव की जनता में, वो लोग टेस्ट कराने नहीं जा सकते हैं, या उनके पास बेसिक सुविधाएं, क्योंकि इतनी तेजी से ये वायरस जो सेकंड वेव इस साल जो फैली है, उनके पास बेसिक जो नेसेसिटीज जैसे कि थर्मामीटर है कि वो अपना टेम्परेचर चेक कर सके, या पल्स ऑक्सीमीटर जैसे कि शहरों में लोगों के पास अवेलेबल है, वो चेक कर सके ऑक्सीजन लेवल कैसा है। तो सुविधाओं का अभाव है क्योंकि बहुत तेजी से ये वायरस फैल रहा है। तो आजकल के टाइम पे अगर किसी भी इंसान को सिम्टम्स होते हैं, वायरल सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है,
और बॉडी एक है, मतलब शरीर में दर्द है, मसल्स में दर्द है, या हेडेक हो रहा है, एक नई तरीके की खांसी हो गई है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आजकल के समय अंटिल प्रूवन अदरवाइज मैं ये कहूंगी कि ये समझ के चलें कि कोरोना वायरस हो सकता है या यही पॉसिबिलिटी है। तो जरूरी नहीं है कि आपको, अगर कोविड के सिम्टम्स हैं, कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागना है, नहीं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, खास तौर पे छोटे बच्चे या फिर जो जवान, जो पॉपुलेशन है, अडल्ट पॉपुलेशन है, जिनको बीमारियां नहीं है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम्स नहीं है, ज्यादा उम्र नहीं है, वो लोग, बहुत से लोग घर पे ठीक हो रहे हैं। समस्या ये हो जाती है कि जैसे आप काम करने जा रहे हैं, आप ठीक रहे, आपको इन्फेक्शन हो गया, आप ठीक रहे, लेकिन आपके परिवार में आपके माता पिता हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, आप उनको ये वायरस ना दें। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को इस बीमारी से दूर रखें, अपना बचाव करें। सो बचाव करना ही आजकल के टाइम पे बहुत जरूरी है। अगर बीमारी हो भी जाती है तो उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। ये हमें समझ में आ गया कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, या जैसे टेस्ट या स्मेल का चले जाना, खाना अच्छा नहीं लगना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, फटीग होना, लिथार्जिक होना, हेडेक होना, खांसी हो गई है, बॉडी एक है, फीवर है, नहीं जा रहा है, तो नहीं, ये कब घर पे तक रहे चले। डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, ये कब तक एक्चुअली क्या है, एक हमारा जो धारणा है जो भारतीय लोगों में है, हो सकता है और भी देशों में हो, कि हमें लगता है कि अगर हम मुझे बुखार हो गया और वो बुखार एक दिन दो दिन मुझे 99 100 या 101 है, तो मैं ये मान के चलता हूँ शुरू में कि मुझे कोरोना नहीं है, मुझे तो वायरल है या नॉर्मल फीवर है जैसे पहले भी आता था। तो वो कहीं डेंजरस तो नहीं हो जाता उसमें? कब मैं महसूस जी, करूं या कब मैं हाँ जानूं हाँ, कि मुझे कोरोना है, ना कि वायरल? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं कहूंगी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको कब तक घर पे रहना है, कब तक आपको कोशिश करनी है कि आप सेल्फ क्वारंटीन हो रहे हैं, आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। ज्यादातर देखा गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिम्टम्स पहले माइल्ड सिम्टम्स से स्टार्ट होता है, और 7 to 10 डेज, यानी कि 7 से 10 दिन के अराउंड सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर किसी को होनी है सांस की प्रॉब्लम, मतलब लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है, 7 दिन में स्टार्ट हुई, और सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट होने के 2 से 3 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एक हफ्ते के बाद सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, थोड़ा सा करने में भी, थोड़ा सा एक्सर्शन करने में भी सांस फूल रही है, खांसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस समय शुरू के 2 से 3 दिन काफी क्रूशियल होते हैं। उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट और सिवियरिटी जो होनी होती है वो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है। तो उस समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर हो सके तो मैं एडवाइस करूंगी कि एक पल्स ऑक्सीमीटर घर पे हो, तो आप ये नापें कि आपकी शुगर लेवल कितनी है। हर आदमी की शुगर लेवल डिफरेंट होती है। हम बोलेंगे कि 94 एंड अबव रहे, 95 96 तो अच्छी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें सांस की बीमारियां हैं, खासतौर पे गांव में, जैसे कि सीओपीडी जैसे बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो हो सकता है कि उनकी बेसिक जो ऑक्सीजन लेवल है SpO2 वो 91 92 रहती हो। तो जी। अगर वो फर्स्ट टाइम अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें तो पैनिक ही न करें, घबराएं नहीं। हो सकता है ये उनकी बेस लाइन हो। अगर आपको सांस की दिक्कत नहीं है, आप कंप्लीटली एसिम्टोमेटिक हैं, तो मोस्ट लाइकली आपको सांस की, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट जो है या तो होगी बहुत माइल्ड, दिक्कत की बात नहीं है, तो आप अपना एक बेसिक लेवल आपको पता है या आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, उस अनुसार से आप दे सकते हैं बेसिक क्या है। उसमें अगर ड्रॉप हो जाता है, लेट्स से कि किसी की 91 92 लेवल रहता है, उसकी 88 हो गई जी। SpO2, so then like you need to worry about that. फिर उन लोगों में जिनकी सांस की प्रॉब्लम हो रही है या बुखार नहीं उतर रहा, 1 हफ्ता हो चुका है लेकिन बुखार नहीं उतर रहा है और सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, और उस समय आपको सावधानी बरतनी है, नहीं ऑक्सीजन डॉक्टर लेवल साहब, चेक करना सॉरी है, टू और इंटरप्ट, तब हो क्या रहा है, जैसे किसी को बुखार हुआ, उसने पैरासीटामोल ले लिया, 99 था, उसने एक पैरासीटामोल ले लिया, उसके बाद उसका बुखार उतर गया, हाँ आठ जी, घंटे 10 घंटे बुखार नहीं रहा, फिर उसको ठीक है, लगा कि बुखार है, फिर उसने पैरासीटामोल ले लिया, वो हाँ हाँ 3 4 5 दिन, वो कब तक इस ट्रायल प्रोसेस में रहे, कब जी। तक वो सोचता रहे कि मुझे वायरल है, कोरोना नहीं है? कब अच्छा, उसको अलर्ट हो जाना चाहिए?
हाँ, अगर बुखार 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन नहीं उतर रहा है, और आजकल के टाइम पे जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि इस समय जब इतनी महामारी फैली हुई है और इतने बड़े स्केल पे फैली हुई है, तो मोस्ट लाइकली ये कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80 से 90% लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको बुखार हो रहा है, जी मोस्ट बाकी वायरसेस भी एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं, तो बाकी वायरसेस भी हो सकते हैं। तो अगर 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि ये कोरोना वायरस है। उसमें भी आप घबराइए नहीं। अगर बुखार नहीं उतरता है, क्रोसिन लेने के बावजूद नहीं उतर रहा है, और 1 हफ्ता हो चुका है, तो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर 1 हफ्ते तक भी आपके सिम्टम्स बुखार के जी खास बाकी सिम्टम्स चल रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है, ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ मेडिसिन हैं जो कि बेनिफिशियल हैं उन लोगों में जिनमें थोड़ा मॉडरेट डिजीज हुई है या सिवियर, यानी कि थोड़ा ज्यादा स्तर पे बीमारी हुई है। ज्यादातर जनता को, ज्यादातर इंडिविजुअल्स को ख्याल रखें कि पानी अच्छे से पिएं, रेस्ट करें, अच्छे से सोएं, खाना अच्छा खाएं, और अपने आप को आइसोलेट करें कि उनसे बाकी लोगों में ये बीमारी ना फैले। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी वजह से औरों में ये बीमारी ना फैले, तो हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो क्या एक और और मिथ है, एक और मिथ है डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, कि यहाँ चलन है कि गर्म पानी पीजिए या गर्म चीजें लीजिए, या एक काढ़ा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चला हुआ है कि काढ़ा पीजिए, शायद इससे कोरोना खत्म हो जाए। इज इट साइंटिफिकली प्रूव्ड कि काढ़ा या गर्म पानी पीने से कोई कोरोना वायरस साइंटिफिकली प्रूवन नहीं, जी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि उससे वायरस खत्म हो जाएगा। जी अगर किसी के गले में दर्द है, खांसी हो रही है, तो उसको आराम मिलता है कि अगर वो गर्म पानी पिए या काढ़ा पिए, जैसे कि बोलते हैं कि आप अदरक, शहद, हल्दी, जी तुलसा, जी ये सब लेते हैं, तो उससे सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन दिस इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन कि उससे वायरस खत्म हो जाता है। मैं ऐसा नहीं मानती। इसमें और सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और क्योंकि आप ये जो जो गर्म लेंगे, ठंडा अगर स्टीम आप लेने आइसक्रीम का, खाएंगे तो दर्द होगा। स्ट्रीम लेने का बिल्कुल, या डेफिनेटली स्टीम लेना है, गरारे गार्गलिंग गरारे करनी है। गॉगल्स करने का, इससे कुछ श्योर। इसमें वायरस को खत्म करने में कोई बेनिफिशियरी है ये? हाँ, सेम यही बात मैं बोलना चाहूंगी कि उससे वायरस खत्म नहीं होता है। वायरस तो आपकी इम्यूनिटी वर्क करेगी, उससे खत्म होगा, लेकिन सिम्टम्स में बहुत आराम आ जाता है कि गले में दर्द हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है, जी और खांसी आ रही है गले के इन्फेक्शन की वजह से, तो काढ़ा लेने से भी बेनिफिट हो सकता है सिम्टोमेटिकली। जी और गरारे करने से बहुत बेनिफिट होता है, उससे सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आती है, और बाकी आपकी जो इम्यूनिटी है वो काम कर रही होती है जी वायरस को किल करने के लिए। जी एक स्टेज आपने बताई जी। आफ्टर 7 और 8 डेज, अगर वो बुखार नहीं उतर रहा है और आपको दिक्कत हो गई है या ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, तो ये ऑक्सीजन लेवल इज जी, पैरेलली डिपेंडेंट अपॉन द लंग्स इंस्पेक्शन, और कुछ इसमें और रीजन होता है? ऑक्सीजन लेवल कम क्यों होता है? ऑक्सीजन लेवल ये लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। तो ये जी वायरस एक नया वायरस है जो कि पिछले साल आया, बल्कि जी 2019 में चाइना में आ गया था, जी और अब तो बहुत म्यूटेशन हो गया है, हाईली कंटेजियस, यानी कि है, सिम्टम्स देने की क्षमता ज्यादा है, मोर्टालिटी रेट ज्यादा है। तो इस वायरस में लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको जो कि बहुत एक्यूटली स्प्रेड होता है, जिसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं, जी ARDS, जी पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से बेसिकली ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो जी कुछ हद तक पैरेलल इन्वॉल्वमेंट भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे बड़े उम्र के जो लोग होते हैं 60 के ऊपर, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जैसे COPD हो गई, जी हार्ट प्रॉब्लम है या किडनी जी प्रॉब्लम है, सो वो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स है, तो उनमें जब ये समझिए कि 7 दिन के बाद उनको सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, और ऑक्सीजन लेवल अभी मेंटेन्ड है, 93 94 चल रहा है, फिर वो ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी से ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, विद इन लाइक 2 से 3 दिन के अंदर लंग की इन्वॉल्वमेंट सडनली बढ़ जाती है, और लोगों को, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जी
रिस्क ज्यादा होता है कि आपको कई बार 2 से 3 दिन का ही टाइम मिलता है कि आप उसमें एक्शन ले लें, या उन लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत होती है, या एनआईवी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर या इन्वेजिव वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है कि आपको तब आपको हॉस्पिटल में लेके जाना है। फिर स्टीरॉइड मेडिसिन है, क्योंकि मॉडरेट इन्फेक्शन में काम कर सकती है, जो कि प्रिवेंट कर सकती है कि आपको मॉडरेट डिजीज है, मतलब बिटवीन आपको माइल्ड और सिवियर के बीच में है, उस स्थिति में आप स्टीरॉइड डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार लेते हैं, तो उससे बहुत इंप्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। कुछ डॉक्टर साहब, मेडिसिन हैं आपने जो हॉस्पिटल में जाके स्टेरॉइड की बात की, एक ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो लोग इस कोरोना की मेडिसिन ले रहे हैं या स्टेरॉइड ले रहे हैं या कोई और मेडिसिन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके बाद उनका जो बीपी है वो बढ़ता है, उनका डायबिटीज बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। जिसका मान लो 140 रह रहा था, उसका ऐसा भी सुनने में आया है कि 140 की बजाय 300 हो गया या 250 हो गया। तो ऐसा ये स्टेरॉइड की वजह से है या कोरोना की वजह से है? ये स्टीरॉइड की वजह से, इसको स्टीरॉइड इफेक्ट बोलते हैं। और इसी वजह से मैं कहना चाहूंगी कि सभी को स्टीरॉइड की जरूरत नहीं है। यंग लोगों को स्टीरॉइड की जरूरत नहीं है, उन लोगों को जिन्हें सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स है, उन लोगों को स्टीरॉइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अपने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, फायदे के साथ साथ। तो जिनको मॉडरेट डिजीज है, जिनको हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जिनको अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को लेनी चाहिए। लेकिन वो अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स भी वही होते हैं, हाइपरटेंशन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, या डायबिटीज होती है, फिर आप स्टीरॉइड लेंगे तो वो चीजें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आपको केयर की जरूरत होती है। स्टीरॉइड एक एंटी इंसुलिन हार्मोन है। स्टेरॉइड लेने से जो बीपी बढ़ा या डायबिटीज बढ़ी, तो वो शुगर लेवल जो है कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा या उसका परमानेंट रहेगा फिर? जी नहीं, ये कम हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टीरॉइड एक एंटी इंसुलिन हार्मोन है, तो ये इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है। तो इस वजह से स्टीरॉइड लेने से नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी कई बार शुगर बढ़ जाती है। लेकिन जब आप स्टीरॉइड बंद करेंगे, उसके इफेक्ट्स खत्म होंगे, तो आपकी शुगर आपके बेसलाइन लेवल पे पहुंच जानी चाहिए। ब्लड प्रेशर भी बेसलाइन डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया साइड इफेक्ट्स का। एक हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में पहले एंटीजेंसी टेस्ट होता था कोरोना के लिए, उसके बाद ये हुआ कि आप जाइए सिटी स्कैन कराइए। कुछ लोग डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं कि आप एक्सरे कराइए। अभी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई सिटी स्कैन मत कराइए, इससे कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सिटी स्कैन कराने से वाकई ऐसा कुछ है कि कैंसर होने के चांसेस या कैंसर का खतरा होने के चांसेस ज्यादा है, या हमें उसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, सीटी स्कैन कराना चाहिए जब आपको जरूरत है। एक बहुत अच्छी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डॉक्टर गुलेरिया ने, जहां तक मैं समझती हूँ, ये बात कही थी, और मैं पूरी हद तक सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ उस बात से क्योंकि सीटी स्कैन में एक्सरे के मुकाबले काफी हद तक रेडियोलॉजिकल जो डैमेज होता है, उसके चांसेस काफी ज्यादा उसके कंपैरिजन में होता है। तो अगर आपको हल्के सिम्टम्स हैं, आप एक्सरे कराइए, सीटी स्कैन नहीं कराइए जब तक आपको जरूरत ना हो। सीटी स्कैन कराने की जरूरत होती है कि सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, बहुत ही थोड़ा सा चलने में भी आपकी सांस फूल रही है, या फिर आपको खांसी कंट्रोल में ही नहीं आ रही है, तब डॉक्टर की सलाह लेने पे सीटी स्कैन कराइए। प्लीज अपने आप से सीटी स्कैन कराने नहीं जाइए। ये बात सच है कि सीटी स्कैन कराने से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन पर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही घबराएंगे और सीटी स्कैन नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जरूरत है तो आप प्लीज कराइए, लेकिन जब जरूरत हो तो ही कराइएगा। एक और साइड इफेक्ट का ही आता है, अभी जो देखने में आया प्रेजेंट पिछले 1-1.5 महीने से, कि लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद कोरोना मेडिसिन लिया, ट्रीटमेंट लिया, नेगेटिव हो गए, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, एंड आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट, आफ्टर 1 or 2 or 3 or 4 days, विदिन 3-4 days या 2 days उनको हार्ट अटैक हो। तो ये क्या स्टेरॉइड का इफेक्ट है या कोई साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजी का इफेक्ट है? ये क्या है? व्हाट इज दिस एक्चुअल, व्हाट इज दिस? हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगी। सो कोरोना वायरस में एक पहले हम मान रहे थे कि सांस की जो प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लंग इन्वॉल्वमेंट होने से ARDS और पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इससे मोर्टेलिटी होती है, इससे लोग मर रहे हैं। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली अब पता चल रहा है धीरे धीरे कि इसमें स्ट्रोक जैसे कि लकवा हो जाता है या हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक का रिस्क भी रहता है। वो इस वजह से होता है कि वायरस जो है, ये जो नया वायरस है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लेयर होती है उसको एंडोथेलियम, उसका इन्फ्लेमेशन करता है। But it तो can उसकी be वजह affected. से It can be affected only even after the report is negative. हाँ, रिपोर्ट नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वायरस मतलब जरूरी नहीं है कि वायरस कंप्लीटली चला गया है, लेकिन सिर्फ ये और ये भी जरूरी नहीं है कि एक्टिव स्टेज में ही ये कॉम्प्लिकेशन, एक्टिव स्टेज में बहुत कॉमनली होती है, लेकिन ये बाद में भी हो सकती है। विद इन और जो है उसकी थिकनिंग हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड वेसल्स की जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से एक मतलब मेडिकली ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा हमारे डिस्कशन से, लेकिन उसमें कोगुलेशन या थिकनिंग की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क तो मैं कहूँ कि डॉक्टर्स को ये प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि खून, जैसे मैं लेमैन की भाषा में कहूँ, खून की थिकनेस बढ़ जाती, खून को पतला करने की जो दवाइयां हैं वो स्टेरॉइड के साथ साथ या कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी कुछ दिन खानी चाहिए। ये सभी इंडिविजुअल्स के लिए लागू नहीं होता है, ये उन इंडिविजुअल्स के लिए लागू होता है जो कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जिनको थोड़ा ज्यादा मॉडरेट या सिवियर इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों में बीपी या डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाँ जी, सांस की प्रॉब्लम है, उन लोगों में डॉक्टर स्टार्ट करते हैं ब्लड थिनर्स, और ऑन एन एवरेज अप टू अ मंथ, यानी कि 3 से 4 हफ्ते तक वो लोग देते हैं ब्लड थिनर्स। उसके बाद फिर वो स्मॉल डोज ऑफ एस्पिरिन खा सकते हैं। वैसे भी रिकमेंडेड है जिनमें काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रोक ना हो, तो उसमें हम लोग एस्पिरिन खाने, डिस्प्रिन एस्पिरिन की जो स्मॉल डोज होती है, फुल अमाउंट नहीं, स्मॉल डोज रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कोरोना ट्रीटमेंट के बाद, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद, क्या ये माइंड पे, बीइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट, आप न्यूरो में आपने इतना बड़ा रिसर्च किया है, क्या ये माइंड पे कहीं इफेक्ट करता है? माइंड पे इफेक्ट करता है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशन है, जो इम्यून सिस्टम है, वो सब जगह पूरी बॉडी में वर्क करता है। तो आजकल हम बहुत सारे मरीज देख रहे हैं जो कि फटीग जो सिम्टम लेके आते हैं, कि थकावट रहती है बहुत ज्यादा, जी। सर में दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, या मसल्स में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, बॉडी में शरीर ताकत नहीं है, ऐसे सिम्टम्स चलते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम कोरोना से रिलेटेड है या वैसे है? ये सिस्टम्स जो जो सिम्टम्स हैं, ये कोरोना से रिलेटेड है? अच्छा जी जी, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, और बहुत सारे लोगों में 1 महीने के अंदर सिम्टम्स चले जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वो कई कई महीने तक रह जाते हैं, मतलब 4-5 महीने, 6 महीने तक भी रह जाते हैं। फिर भी घबराने की बात नहीं है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छे लाइफस्टाइल अपना करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, हाइड्रेशन पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, इन सारी बातों का, लाइफस्टाइल का आप ध्यान रखते हैं, तो सिम्टम्स जल्दी ठीक हो जाते हैं, रिकवरी फास्टर होती है जी। अच्छा, साइकोलॉजिकल बहुत कॉम्प्लिकेशन जी हो जी, रही है। हाँ जी, मैं अब सीधा गांव की तरफ आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। गांवों में जी जहाँ कुछ नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, वो लोग किस तरह प्रिकॉशन लें, क्या करें, वो क्या एडवाइस करेंगे आप उन लोगों को? जहाँ ऑक्सीमीटर नहीं है, देखिए, इवन थर्मामीटर भी पूरे हाँ गांव जी में 1 या 2 हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, जी अगर वो हॉस्पिटल जी, जाते भी हैं तो वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सीनियर डॉक्टर वहां नहीं है, ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में जब इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप सावधानी बरतें कि बीमारी हो ही ना। जी। और उस सावधानी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि भीड़ में ना जाएं, कृपा करके। भीड़ में जाने से इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बोलते हैं। खास तौर पे आप क्राउडेड स्पेस पे नहीं जाइए, और अपना डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो प्लीज मास्क लगा के जाएं। घर आते हैं तो अपने हाथ जरूर धोएं, और खाली ये नाक और मुंह से नहीं, आंखों से भी जाता है वायरस, कॉर्निया से। सो आप अगर अपनी आंखें कवर कर सकते हैं, चश्मा लगा है, तो आके अगर आप अपने कपड़े चेंज करें, अपना फेस धोएं,
प्रॉपर हाइजीन रखें, हाथ धोएं और अपना मास्क लगाएं। उस मास्क को टच ना करें, उसकी जो बाहर की जो सरफेस होती है उसको बार बार टच ना करें, क्योंकि आप वो वायरस तो आउटर सरफेस पे होंगे तो आप उसको हाथों से टच करेंगे, फिर वो आप फेस पे लगाएंगे। तो सावधानी रखें और भीड़ में ना जाएं। भीड़ में जाने से जब आप वायरस कैच करते हैं तो उसमें एक बात और होती है कि आपका वायरल लोड कितना है। अगर आप पहली बार इन्फेक्शन आप वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि आप किसी शादी में चले गए, आजकल शादियों का हो जी रहा है, जी और वहां पे बहुत क्राउडेड स्पेस है, उसमें बहुत लोगों को होंगे वायरस होगा, उनको सिम्टम्स नहीं होंगे, वो लोग शादी में आए हुए हैं। तो जी अचानक से वायरल लोड अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जाता है तो इम्यून सिस्टम इतनी जल्दी से उसको फाइट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए अगर सेम आपका थोड़ा इन्फेक्शन हुआ, बॉडी ने उसको अगेंस्ट फाइट कर लिया, वायरल लोड कम था, तो ये भी एक बात ध्यान में रखने वाली है कि बहुत ज्यादा क्राउडेड स्पेस में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में है जहाँ पे आप बहुत लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं और बहुत ज्यादा वायरस का अमाउंट आपकी बॉडी में एकदम से गया है, तो आपकी बॉडी उसको फाइट नहीं कर सकती है, इम्यून सिस्टम को। जी जी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भीड़ से नहीं है, बचें, भीड़ से भीड़ बचें से बचे, अपना बेसिकली। बचाव करें, अपने करीब एक एक ट्रेडिशनल हमारे गांवों में, पूरे भी। हिंदुस्तान के गांवों में है कि वहां लोग हुक्का यूज करते हैं, और वो हुक्का बड़ा साझा करते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं चौपाल पे या अपने घर के बाहर, हाँ और उसको जी, 4 3 5 6 लोग हुक्का पीते हैं। क्या क्या वो डेंजरस नहीं होगा इस कोरोना टाइम में? बहुत मैं मानूंगी। जी। या जी बीड़ी बिल्कुल मैं शेयर करते मानूंगी। हैं, बीड़ी सिगरेट आपस में शेयर करके पीते हैं वहां के गांव के लोग, और उनको कहोगे ऐसा ना बिल्कुल, करो तो कहते हैं ऐसा कुछ शेयर नहीं है करना अच्छी मुझे, बात है। मुझे कुछ नहीं है, तो इसको क्यों होगा, उनको पता ही नहीं है कि इससे जी, कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब इफेक्ट ज्यादा हो अवेयरनेस है। सकता है, जी इसका बैड इफेक्ट आ सकते बिल्कुल हैं। हो सकता है जी। एक बिल्कुल, दूसरा क्योंकि हम ये है। जानते हैं कि जी वायरस मुंह से जा रहा है। जी, जी। एक ये है कि शेयर करना गाँव, अच्छी बात है, लेकिन इस स्थिति में मैं, हाँ अभी नहीं, आजकल नहीं करना चाहिए, आपका कहना मतलब ये, जी वो जी। हुक्का बीड़ी सिगरेट अभी पर मैं शेयर ना बीड़ी करें। शेयर करना, तो बीड़ी पीना ही ठीक नहीं है। वो तो है, बीड़ी वो तो पीना है, ही वो ठीक तो है, नहीं है, सिगरेट वो तो है। बहुत। But most of the जी people in the villages are used to smoke and all that, and with sharing smoke. जी मेरा मतलब ये था। दूसरा जी समझ। उसमें ये है हाँ कि जो कोरोना से पीड़ित है उसे नहीं पता, अब वो वहां गांवों में अपनी गाय भैंस इनका दूध भी दोता है, और उनके साथ उनको घास वास भी खिलाता है, सब कुछ करता है। तो क्या इससे ये डिसीज जो है ये और लोगों को फैल सकती है? सपोज मैं कोरोना पीड़ित हूं और मैं दूध निकाल के हाँ, लाया हूं, और वो दूध मैंने दिया गिलास में या जिसमें भी जो भी किया, क्या क्या वो इसका कैरियर बन जाएगा, इसका वाहक बन जाएगा कोरोना का आगे? बिल्कुल बन सकता है। जी बन सकता है, क्योंकि कांटेक्ट से भी होता है, सरफेसिस पे वायरस रह रहा है, खासतौर पे जो नया म्यूटेशन है वो लंबे और टाइम अगर पे तक अगर वो सरफेसिस दूध पे मैंने रहता है। निकाला, बीइंग ए कोरोना पीड़ित, मैंने दूध निकाला और वो हाँ दूध जी मैंने फिर उबालवा जी। लिया घर में, तो उबलने के बाद उसमें शायद रहेगा हम्म, या नहीं रहेगा वो वायरस का सिस्टम जो भी है, वो चांसेस कम हो जाएंगे उबलने के बाद? मोस्ट लाइकली नहीं, मेरे ख्याल नहीं, मोस्ट नहीं लाइकली रहेंगे, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अच्छा। जी, अब इसमें वैसे एक और। जितनी भी जी स्टडीज यहाँ पर हुई है, जितनी जी भी स्टडीज यहाँ पे हुई है, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि जी उसमें ये बात प्रूफ नहीं हुई है कि खाने, आप अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो जी। आपको हो जाएगा। लेकिन परिस्थितियां डिफरेंट है कि अमेरिका में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, डेंसिटी नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सो थिंग्स आर डिफरेंट। बट इवन दो अमेरिका में लेकिन अगर फर्टिलिटी हाई, बहुत हुई, अमेरिका में कैजुअलिटीज बहुत हुई, जी क्या क्या जी बेसिक क्या क्या रीजन रहा, मतलब मैं आउट ऑफ द वे पूछ रहा हूँ कि अमेरिका में जैसे जी कंट्री में जहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग बड़े कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं और एजुकेटेड हैं, वहां भी सबसे ज्यादा जी आई थिंक कैजुअलिटीज हुई। तो बेसिक रीजन अगर एक लाइन में जी। पूछना चाहूँ तो क्या रहा है इस तरह का? देखिए उसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि जो इन्फेक्शन जब उस टाइम पे फैला था न्यूयॉर्क में खास तौर पे, तो इतने ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन फैला कि वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम भी ढह फेल गया, हो गए, कोलैप्स हो गए। क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं थी। इसकी कैपेसिटी इतने ज्यादा लेवल पे किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। तो जी। ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर है इंडिया में कि नहीं हो रहा है, ये इतनी ज्यादा मात्रा में लोग बीमार हो रहे हैं कि कोई भी कंट्री की हॉस्पिटल्स उसको सहन करने के लिए कोप सक्षम अप नहीं नहीं कर है, पा रहे, कोप अप नहीं कर नहीं पा कर रहे। जी सकते। जी। जी जी एक और गांवों में मिथ है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं
उनको इसमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? क्या उनके साथ इसका जो वायरस का खतरा ज्यादा है, या नॉर्मल प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट में दोनों में बराबर है, या जो प्रेग्नेंट हैं या जो किसी भी तरीके से किसी और बीमारी से पीड़ित उनमें ज्यादा है? जी जी हाँ, जिनको रिस्क ज्यादा है, थोड़ा सा हायर रिस्क है नॉन प्रेग्नेंट विमेन के कंपैरिजन में, हल्का सा ज्यादा रिस्क है। जी पर उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से ये बात बोलना चाहूंगी, जी जैसे सावधानी आप बरत सकते हैं कि उन लोगों को ज्यादा केयरफुल रहना है, उनको ज्यादा समझ के रहना है कि उनको बाहर नहीं जाना है, उनको हाथ धोने हैं, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना है, भीड़ में नहीं जाना है, मास्क लगाना है। तो उन लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जी मोस्ट ऑफ द टाइम यंगर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ हाई रिस्क पॉपुलेशन में प्रेग्नेंट वुमेन भी आती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। जी। अच्छा, अगर अभी कुछ बच्चों का जन्म हो रहा है, रोज हो रहा है बच्चों का जन्म, आजकल ये कोरोना जी वायरस फैल जी रहा है, और आज अगर किसी बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है, क्या उस केसेस में वायरस का फैलना मतलब ज्यादा रिस्की है? क्या उनके लिए क्या प्रिकॉशन वो ले सकते हैं? क्योंकि गांव हाँ, में, न्यूबॉर्न खास बेबीज तौर के से लिए घरों में जी डिलीवरी होती है गांव में। जी जी हाँ, न्यूबॉर्न बेबी में रिस्क होता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, अभी कुछ महीने लगते हैं, जी कंप्लीट 1 ईयर लग जाता है इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप होने में। तो वो लोग भी हाई रिस्क में आते हैं। तो उसमें माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ती है, परिवार वालों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को बाकी लोगों के कांटेक्ट में ना आने दे। मतलब जन्म होता है तो लोग मिलने के लिए आते हैं, तो मैं बोलूंगी इस चीज को अभी आप रोक दें, आप जी। छोटे बच्चे से मिलने नहीं जाएं, क्योंकि आप परिवार के लिए रिस्क बन रहे हैं, बच्चे के लिए रिस्क बन रहे हैं, तो आप उनकी भलाई करने के बजाय नुकसान कर सकते हैं। तो इस चीज को अभी प्लीज रोक दें। एक तो बच्चों बात से ही, वापस से यहीं पे जी आती है कि जी सावधानी रखें। जी, बच्चों से ही एक रिलेटेड बात आ जाती है, और वो मैं कम समझता हूँ बड़ों तक है, कि लोग बच्चों को अक्सर प्यार में चूमते हैं, उनको चिक जी पे किस जी करते हैं, इवन लिप्स पे किस करते हैं हाँ बच्चों की। किसी भी उम्र के बच्चों के, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और उसको जो किस कर रहा है उसे नहीं पता कि वेदर ही इज द कैरियर ऑफ कोरोना वायरस और नॉट। तो इस दौरान में क्या जी सावधानी उनको बरतनी चाहिए? क्या ये किस बिल्कुल, करने से, ये चीज या तो अवॉइड या कर सकते हैं। स्पेशली लिप्स को किस करने से ज्यादा फैलता जी है? जी हाँ, रिस्क तो है, डेफिनेटली रिस्क है। जी लेकिन एक बात ये भी कि अगर माँ बाप ही हैं घर में जी माँ बाप है, बच्चा है, तो इतनी छोटी फैमिली में घर के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना होता है तो इतना ज्यादा कंटेजियस है कि पूरी परिवार में फैल ही जाता है। जी। लेकिन उसके बाहर के जो माँ बाप के अलावा के लोग हैं, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि वो अवॉइड करें ऐसा करना, कि बच्चों को प्यार करना, हग करना, गले लगाना, इन चीजों से अभी अच्छा टाइम आएगा जब ये जी वायरस चला जाएगा, लेट्स बी जी। होपफुल। लेकिन फिलहाल हमें ये बात को अवॉइड एंड करना चाहिए। एंड सेम रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है न्यूली वेडिड कपल्स से, जिनकी आजकल शादियां हो रही हैं, और वो हम्म, घूमने तो नहीं जा रहे मैं कहूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जी आउटिंग करते ही हैं, कोशिश करके, जहां लॉकडाउन नहीं है वहां। क्या उनको कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ऐसे में लेना चाहिए रिगार्डिंग मेकिंग रिलेशंस और समथिंग लाइक दैट, कि कहीं देखिए, अनजाने अगर में? आप साथ में रह रहे हैं, जी जी अगर आप साथ में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो आप अपने परिवार वालों से दूरी बना के नहीं रख सकते हैं। जी। तो उसमें क्योंकि ये वायरस अभी लंबे टाइम तक रहेगा, तो आप वो दूरी बना के अपना मानसिक संतुलन खराब नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस वायरस से नहीं, मानसिक आई भी एम आस्किंग, लेकिन हु आर न्यूली वेडिड। अभी वो सपोज एक बेंगलोर में रहते थे, एक दिल्ली में रहते थे, या चंडीगढ़ ओके रहते थे, जी एंड दे गॉट मैरिड सपोज जी 15 days बैक और 10 days बैक। तो व्हाट श्योर प्रिकॉशन राइट शुड दे, की क्या प्रिकॉशन वो लें ताकि वो सेफ रहे? मेरा कहने का मतलब ये था। जी मैं आपका क्वेश्चन समझ गई, लेकिन उसमें भी बात ही बनती है, अब वो साथ में रह रहे हैं, हाँ तो वायरस की इतना ज्यादा कंटेजियस है कि अगर आप सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, रूम में एयर स्पेस आप शेयर करते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन तो परिवार में एक आदमी को है तो पूरे परिवार में, परिवार की जो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स है उसमें बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत काफी हद तक ये वायरस फैलता है। तो उसमें प्रिकॉशंस तो ये है कि आप बाहर घूमने के लिए ना जाएं। आप दो लोग रहते हैं घर में, आप दोनों का आपस में रिस्क है,
लेकिन आप बाहर घूमने जा रहे हैं, वो आप काम आप बात के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, आप बाद में जा सकते हैं जब डोंट ये नो हु विल महामारी। बी द कैरियर ऑफ दिस वायरस। तो एक वो राइट, आपने एग्जैक्टली। एयर स्पेस की बात की, उसी से एक मिलता हुआ क्वेश्चन एक आया है कि क्या एक जो एसी चला के जो लोग रहते हैं, जी, एयर कंडीशनर घर क्लोज में एसी चलाते सर्किट हैं, में। क्या जी, क्या वो डेंजरस है? क्या नहीं चलाना चाहिए? सपोज यहाँ अभी मई चल रहा है, गर्मियां हैं, लोग यूज टू एसी हैं, जी, एसी यूज करें, जी, क्या वो हार्मफुल हो सकता है इस दौरान? जी। अच्छा क्वेश्चन, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सेम बात यही आती है कि आप अपने घर में हैं, आप एसी चलाइए, क्योंकि आपके जी घर के अपने फैमिली मेंबर्स सब लोग साथ में रहते हैं। जी। लेकिन जैसे आप यही बात ऑफिस में जाना है, ऑफिस के यस क्लोज यस एसी एग्जैक्टली। सर्किट, उसमें इसमें रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। वहां लेकिन एसी आप नहीं अपने चलाना चाहिए। सपोज क्लोज एसी सर्किट बीइंग में। एन एडवोकेट, राकेश शर्मा अगर अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में जा रहा है और वहां एसी चला के कोई और आता है दूसरा आदमी, तो उस वक्त ज्यादा डेंजरस हो सकता जी, है वो। जी, जी। नहीं लेकिन आप चलाना घर में चाहिए। आप चले, हाँ, घर अगर में आप मैं ऑफिस में ऑफिस। एयर स्पेस यस शेयर करते हैं, तो यस। उसमें जो क्लोज्ड एसी सर्किट होता है, सेम एयर सर्कुलेट करती है, उसमें जी, वायरस का रिस्क रहता है। ज्यादा चांसेस आप, है। जी, आप घर पे चला सकते हैं, क्योंकि घर पे तो अदरवाइज भी आप एयर स्पेस शेयर कर रहे हैं अपने फैमिली जी मेंबर्स के साथ। जी तो वो डेंजरस मैं नहीं मानती हूँ। लेकिन बाहर के लोगों के आप अदर देन फैमिली मेंबर्स कांटेक्ट में आते हैं, उसमें क्लोज्ड एसी सर्किट में वायरस का रिस्क होता है। तो वो अवॉइड करना चाहिए इन दिनों, जी, जब तक ये वायरस जी, का प्रकोप। जी, तो जी, जी। तो और एक जनरल एडवाइस आप गांव के लोगों को, जो इलिटरेट लोग हैं या जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, जो मिथ उनके दिमागों में चल रही है कि भाई हम ये ले लेंगे, हम तुलसा के पत्ते ले लेंगे, हम ये चबा लेंगे, हम बकरी का दूध पी लेंगे, ये सब, तो ये साइंटिफिकली आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि भाई किस तरीके से इस बीमारी से कोप अप करें? हाँ, बीमारी से कोप अप करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना है कोप अप कि से मतलब बचना, बचना, हम बच बचना जाए। है। आप बच प्रिवेंशन सब लोग। जी, इज बेटर देन क्योर। यस। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर अगर उसके बावजूद आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो घबराइए नहीं, सावधानी रखिए, और अपना ध्यान रखिए कि आप पानी का ध्यान रखिए कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी ना हो, और नींद अच्छी लें, और स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस से डेफिनेटली इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। तो इस स्थिति में घबराए बिना अपना ध्यान रखना है, अपने अपनों का ध्यान रखना है, कि पॉजिटिव आप थॉट बोलो, रखना। पॉजिटिव विच थॉट्स रखनी है, अपने आप को एंगेज करना है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस स्थिति में, किसी भी बीमारी में, जरूरी जी नहीं है कोरोना में, जी मेंटल एंड जी। फिजिकल हेल्थ। एंड तो विल अगर पावर। आप, जी, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि योगा कर सकते हैं, हमारा जो शास्त्र में जो पुराना है, वो आज की डेट में बहुत साइंटिफिकली प्रूवन, मैं बोलती हूँ क्योंकि आपने यही क्वेश्चन पूछा कि साइंटिफिकली प्रूवन क्या जी है। जी जी। तो योगा इज साइंटिफिकली प्रूवन। योगा जो हमारा पुराना जो इतिहास है, वो आज की डेट में साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करते हैं, और अब सांस वो की जो, आजकल के दिनों में मच नीडेड है, बहुत ज्यादा उसकी अब बिल्कुल, जरूरत आई है। बिल्कुल। उसकी तो मैं इम्पोर्टेंस अपने भी हमें मरीजों पता को, लग रही जी, है। जी मैं अपने मरीजों को भी यही सलाह देती हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, आपके माइंड के लिए अच्छा है, अच्छी आप नींद लेंगे, उससे आपकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी काम करेगी, कि आप खाना अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, टेंशन नहीं ले रहे हैं, तो उसमें आपकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो उसमें बहुत। ज्यादा चांसेस है कि आप जी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, पॉजिटिव थॉट्स रख के, घबराए बिना आप लोग घर पे रह के अपना इलाज कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। बहुत बहुत आपने डॉक्टर भावना, आपने अपना जो ये इंडिया के प्रति प्रेम और अपनी मातृभूमि के प्रति जो आपने प्रेम दिखाया है और जो कंसर्न आपने दिखाया है, मैं इसका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? मेरे पास, आई एम स्पीचलेस टू से एनीथिंग। थैंक और यू सो मैं बस मच। यही थैंक उम्मीद करूंगा कि आप, ये माहौल सब ठीक हो, आप इंडिया आए, यहाँ पर भी लोगों की सेवा करें। और जो आपने मुझसे पहले कहा था इस इंटरव्यू से पहले कि आई एम रेडी टू गिव द कंसल्टेंसी टू एनी पर्सन हु इज इन नीड ऑफ ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही आपका थैंकफुल हूँ, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम अमेरिका जैसे कंट्री में रहते हुए कंसर्न रखा अपने इंडियन भाई बहनों से, अपने लोगों से। इसके लिए वाकई जितनी तारीफ आपकी की जाए वो कम है। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह मैं आपसे और भी सलाह लेता रहूंगा, ताकि वो मासिस एट लार्ज लोगों तक आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें, कोई ठीक हो जाए,
हमारा मकसद और केवल यही है कि मैक्सिमम लोग इससे बच जाएं, इस महामारी से बचें, इस महामारी से, बजाय इसके कि इलाज में और अपनी जान गंवाएं या कुछ करें। वो वही बात आती है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो जी प्रिकॉशनरी रहें, वही प्रिकॉशंस के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। और मैं पुनः आपसे मिलूंगा और पुनः आपको आमंत्रित करूंगा कि आप हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए कुछ एडवाइस दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। पुनः आपसे मिलन होगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।